नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। किसान तथाकथित किसान आंदोलन, हम सब देख रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर खाली हो चुका है, सिंधु बॉर्डर खाली हो चुका है, लगातार शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग का मतलब जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था खालिस्तानियों ने, वो पीछे हटे, मुसलमानों ने उस पर बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करने के लिए कुछ आग में घी डालने का काम किया था। भारत के कम्युनिस्टों ने खूब मीडियाबाजी की थी, लेकिन कितने समय तक, क्योंकि गलत तरीके का आंदोलन बहुत लंबा नहीं टिक सकता। आपकी इच्छाएं, गलत व्यक्ति बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। आंदोलन शिफ्ट होते होते राकेश टिकैत पर आ गया, और राकेश टिकैत का जो स्टेटमेंट आया कल, वो सुनकर आश्चर्य लगता है। पहले भी लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत के पास 8 बीघा ज़मीन थी, आज 300-250 बीघा ज़मीन कहाँ से आ गई। ऐसा कौन सा वो उनका बिजनेस था, ऐसा कौन सा व्यापार वो करते थे ये आंदोलनों को छोड़कर, जिससे कि उनके पास इतनी रिच संपत्ति आ गई, इतने सारे पेट्रोल पंप और बहुत सारे साधन। ये लोगों ने एलिगेशन लगाया, उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ जो मूवमेंट में उतरे पहले रहे लोग, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई मूवमेंट में वो तो रहे, उनको तो कुछ नहीं मिला, वो तो मूवमेंट ही करते रहे, इनके कहने पर वो धरने प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस परिवार के पास इतना धन कहाँ से आ गई, ये अकूर्त संपत्ति कहाँ से आई। ये लगातार एलिगेशन लग रहे हैं। अब ये बात चरितार्थ होती तब लग रही है जब राकेश टिकैत ने कल स्टेटमेंट दे दिया और भारत सरकार को गिराने की धमकी दे दी और ये कहा कि हम सरकार बदल देंगे। ये वैसा ही कुछ था जैसा अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल कह रहे थे। ये वैसा ही कुछ था कि अन्ना हजारे कह रहे थे हम विकेट गिरा देंगे। ये वैसा ही कुछ है जैसा अपोजिशन पार्टी कहती है कि हम भीड़ जुटाकर सरकार को अस्थिर कर देंगे। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि देश के दूसरे संगठन जो सरकार गिराने की कवायद लगातार करते रहते हैं, देश को डिस्टर्ब करने की कवायद लगातार करते रहते हैं, जो लोग लगातार समाज में आकर मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों की भर्त्सना करते हैं, निंदक होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, यानी कि निंदक को वहाँ रखना चाहिए जहाँ कुटिया हो, जहाँ आंगन हो, और आंगन में उसकी कुटी बनवा दीजिए ताकि आंगन से हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति परिवार का निकले, उसकी निंदा करते रहे। निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन सरकार की निंदा देश विरोध में बदल जाएगी। सरकार की निंदा इस हद तक चली जाएगी कि हम सरकार गिरा देंगे। सरकार की निंदा इस हद तक चली जाएगी कि देश का हित और अहित लोग भूल जाएंगे। ये बात अब सामने आने लगी है। इसलिए राकेश टिकैत जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि चूंकि किसान कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई लोचा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ दी, उस रिलीफ को मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस ने, यानी कि सरकार लगातार उनसे कह रही है, 10 राउंड की या 11 राउंड की वार्ता हो गई कि आप आइए क्लॉज बाई क्लॉज का मतलब सेक्शन बाई सेक्शन, लाइन बाई लाइन, शब्द बाई शब्द डिस्कशन कर लेते हैं। अगर उन शब्दों में, उन लाइनों में, उन सेक्शंस में, उन क्लॉजेस में आपको लगता है कि ये गलत है, तो हम आपको उसको समझाने को तैयार हैं, उस पर चर्चा करने को तैयार हैं, उस पर शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। केवल आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा क्लॉज है जो आपको नुकसान दे रहा है, जो किसानों के विरुद्ध जा रहा है। राकेश टिकैत जैसे लोग इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं है कि उस पर चर्चा हो। उनका कहना है कि इन कानूनों को खत्म करो, बस हमारी जिद है। अब उस जिद के पीछे कौन कौन हो सकता है ये आप सब जान रहे हैं। वो टूल किट मामला आपने पहले देखा, संसार में किस प्रकार से ट्वीट किए गए वो आपने देखे, किस प्रकार से जो संगठन, आतंकवादी संगठन हैं, उन संगठनों ने लाल किले पर क्या किया वो हमने सबने देखा। और अब मूवमेंट शिफ्ट होकर राकेश टिकैत, अब चूंकि राकेश टिकैत लंबे समय से अज्ञातवास में थे, उनको कोई सुन नहीं रहा था, भीड़ इकट्ठी की किसी और ने, आंदोलन शुरू किया किसी और ने, और वो लोग तो वापस चले गए। राकेश टिकैत को भीड़ मिल गई और लगा कि जब भीड़ मिल ही गई है तो क्यों ना कुश्ती लड़ ही ली जाए। भीड़ उनको बरगला रही है,
भीड़ कौन सी है? भीड़ वही है जो अन्ना हजारे के समय पर भीड़ हुआ करती थी। भीड़ वही है जिसको ये नहीं मालूम कि इन कानूनों से लाभ और हानि क्या होने वाला। भीड़ वही है जिनका नुकसान हो रहा है। सच तो यही है कि नुकसान जिनका हो रहा है वो आड़ती वर्ग, वो विशेष वर्ग जिसको लगता है कि भारत असुरक्षित है उनके लिए। क्यों असुरक्षित? तो होना ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सुरक्षा की भावना पाल रखी थी कि वो भारत को कन्वर्ट कर देंगे, भारत को बदल देंगे, हिंदुस्तान को समाप्त कर देंगे और यहाँ पर शासन ले आएंगे विदेशियों का, या उनकी जो दूषित मानसिकता है, राक्षसी प्रवृत्ति है, उस मलेच्छ राक्षसी प्रवृत्ति का शासन ले आएंगे हिंदुस्तान में। वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनकी सारी उम्मीदें धूमिल दिखाई दे रही और राक्षसों का विनाश तो निश्चित है। अब चूंकि राक्षसों का विनाश निश्चित है, श्री राम जी जब घुस गए हैं लंका में तो राक्षसों का विनाश निश्चित होने की वजह से राक्षसों का क्रिटिसाइज करना स्वाभाविक है। राक्षस अब ये तो कहेंगे ही कि राम वनवासी है, राक्षस ये तो कहेंगे कि राम में ताकत नहीं है, राक्षस ये तो कहेंगे कि राम गलत कर रहे हैं। राक्षसों का ये तो स्वभाव ही है, ये कहना ही है। इसलिए उन्होंने उनकी जो प्रवृत्ति जो उनके पास साधन हो सकते थे, कभी तलवारें साधन होती थीं तो कभी धनुष बाण साधन होते थे तो कभी वैचारिक युद्ध साधन होता था। आज भीड़ एक साधन है। राक्षसों ने वो भीड़ को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया और हथियार इंटेलेक्चुअल मीडिया और सोशल मीडिया है। यानी कि सेना जो राक्षसों की बनी और देवताओं की सेना बनी, उस सेना में दोनों तरफ संख्याएं हैं और दोनों तरफ संख्याओं में हथियारों के रूप में आज मीडिया और सोशल मीडिया है। चर्चा ही हथियार है और अब वध नहीं होता, अब जो होता है वो सरकार गिराई जाती है, सरकार को अस्थिर किया जाता है, व्यक्ति को किसी प्रकार कमजोर किया जाता है, राष्ट्र को कमजोर किया जाता है और राष्ट्र को कमजोर करने के बाद राष्ट्र की सरकार गिराई जाती है और देश पर कब्जा किया जाता है। ये आज के साधन है। ये सेना का युद्ध नहीं, सेना विदेश में युद्ध करेगी, पाकिस्तान से युद्ध करेगी, चाइना से युद्ध करेगी, लेकिन सेना वैचारिक युद्ध नहीं करेगी। वैचारिक युद्ध करने के लिए तो हमको अपने देश के ही लोग चाहिए। इसलिए आप सभी से मैं आह्वान करता हूं, देश के उन राष्ट्रवादियों से, कि आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आज आप न बोले तो इस प्रकार के मूवमेंट बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार के मूवमेंटों को बढ़ावा लोग दे रहे हैं और चूंकि राक्षस इकट्ठे हो रहे हैं संसार में, हिंदुस्तान में खास तौर से राक्षस इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए राक्षसों की भीड़ देखकर लोग डर भी सकते हैं। एक समाज भारत में ऐसा भी है जिसको ये डर लगता है कि नहीं, उन राक्षसों को चुप रहने दीजिए, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं होने दीजिए, हमारे बच्चों का जो हो रहा है वो होने दीजिए, राक्षसों को चुप रखिए क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रभाव डालेंगे। वो शायद भूल जाते हैं कि जैसे जैसे राक्षस और मलेच्छ बढ़ेगा, जैसे जैसे मलेच्छों की शक्तियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे मलेच्छ सत्ता में आएगा, वैसे वैसे आपका पतन निश्चित है। वो सुनिश्चित करेगा कि आपका पतन कैसे हो। कभी काफिरों के नाम से आपको पतन करेगा, तो कभी परधर्मियों के नाम से आपका वध करेगा, तो कभी वो अपनी रिलीजन के नाम से आपका वध करेगा, तो कभी मेजॉरिटी के नाम से आपका वध करेगा, तो कभी सत्ता शासन इकोनॉमिक्स के नाम से आपका वध करेगा। राक्षस की प्रवृत्ति यह है, राक्षस को यह करना ही था, यही राक्षसी प्रवृत्ति। आप देव दानव युद्ध याद करिए, चाहे वो चंड मुंड का संहार हो, चाहे वो रामायण का युद्ध हो, चाहे पारिवारिक महाभारत का युद्ध हो, या किसी अन्य प्रकार के भारत में युद्ध हो, देवताओं ने देवियों ने तलवारें उठाई हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं और वो सदैव सुरक्षा करने के लिए राष्ट्र की तैयार रहे हैं। इसलिए देव दानव युद्ध जब चल रहा है तो दानव इकट्ठे होंगे, दानव परिचर्चा भी करेंगे, दानव आपको यज्ञ नहीं करने देंगे, दानव आपको पूजा नहीं करने देंगे, राक्षस आपको आपके कर्म नहीं करने देंगे, आपके घर में विवाह नहीं होने देंगे, आपकी स्त्रियों का भंजन करेंगे, आपको मदिरा पान करवाएंगे, वो आपको बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, वो आपके यहाँ गंधर्व विवाह करने का प्रयास करेंगे। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है। आप भविष्य पुराण पढ़िए, मलेच्छों का पूरा इतिहास भविष्य पुराण में दिया है। मैं आग्रह करता हूं आप लोग भविष्य पुराण लेकर आइए, उसमें मलेच्छों का पूरा विवरण दिया है और मलेच्छ क्या करेंगे, कैसे करेंगे और उनका संहार कैसे होगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई है। तो आप पहचानिए कि हमारे बीच में मानव तो वही हैं,
रावण भी प्रकांड विद्वान था, रावण भी शक्तिशाली था और ब्राह्मण भी था। लेकिन ब्राह्मण होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मणी है, उसकी प्रवृत्ति ब्रह्ममय है, उसकी प्रवृत्ति सात्विक है। तो इंसान, रावण भी इंसान ही था और दुर्योधन भी इंसान था और कंस भी इंसान ही था। उन्हीं माताओं के गर्भों से उसने जन्म लिया था, अपने समाज में ही पैदा हुआ था, लेकिन वो प्रवृत्ति से राक्षस थे, इसलिए भगवान को उनका संहार करना ही पड़ा। इनके संहार में ही भलाई है। ये भीड़ जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मैं सत्ता बदल दूंगा, उनको कहां से फंडिंग हो रही है, उनकी कहां से मदद हो रही है, उनको कैसे ये सब चल रहा है, ये भी एक विषय है। लेकिन इस विषय में हमेशा याद रखिए कि जब भी देवी दानवों दैव दानव युद्ध हुआ है, राक्षसों से युद्ध हुआ है, तब जीत तो सदैव सत्य की ही हुई है, जीत तो सदैव राष्ट्र की ही हुई है। अगर न हुई होती तो आज ये राष्ट्र यहाँ पर ना होता। 150 वर्षों में, केवल 150 वर्षों में खाड़ी में, आज से 1500 साल पहले कौन सा रिलीजन था ये याद भी लोगों को नहीं है, और 1500 साल से वहां गृह युद्ध हर स्टेट में हो रहा है। इसलिए हम गृह युद्ध की तरफ ना बढ़ें, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। आज आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप ना बोले, ये हथियार है, बहुत हल्के में निपट रहे हैं, बहुत सस्ते में निपट रहे हैं, ये हथियार है, आपको सबको बोलना पड़ेगा, पूरे देश को बोलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।